नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने गोदान के बारे में पढ़ा था और पिछले 4 दिनों से गोदान को पढ़ते हुए गोदान से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ने का प्रयास किया था। पेपर 2 के जो उपन्यास हैं उनमें पहला उपन्यास जो था वो गोदान था। आज हम दूसरा उपन्यास शुरू करने जाएंगे और इस दूसरे उपन्यास का नाम है दिव्या। दिव्या की रचना यशपाल ने की थी, तो इस रचना को हम अगले 3 दिनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए अपन 2-2 3-3 टॉपिक डेली करने की कोशिश करेंगे और अगले 3 दिन में जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक तो दिव्या के संवेदना पक्ष क्या है, इसका क्या उद्देश्य लेकर और किस तरीके से किन चीज़ों को इस रचना में कवर किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें नारी चेतना, नारी प्रमुख उपन्यास ये कहा जाता है, तो नारी चेतना किस प्रकार व्यक्त हुई है इसके बारे में, और दिव्या पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये सब देखना है आज हमें। इससे पहले मैं कि दिव्या शुरू करूँ, कुछ बातें आपसे करनी थी। एक तो आप, उम्मीद है कि जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको आप रेगुलर देख रहे हो, और क्या फीडबैक आ रहा है। ये आजकल फीडबैक नहीं आ रहा है आपका। फीडबैक में लगभग सभी अच्छा तो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सुझाव आपके ज़रूर होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप फीडबैक में उन सुझावों को भी लिखें, और उत्तर आप ज़रूर लिख रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप कितना भी पढ़ लें, जब तक उत्तर लेखन पर नहीं आएंगे तब तक आप परीक्षा के लिए तैयार नहीं होंगे। कई सारे बच्चे होते हैं 1 साल की तैयारी कर लेंगे, 2 साल की तैयारी कर लेंगे, पर उत्तर लेखन पर नहीं आते हैं। तो ये जो अपना जड़वत व्यवहार जो है, जो एक डर बना हुआ है उत्तर को लेकर, इससे बारह ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ख़राब से ख़राब उत्तर लिखेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उत्तर लिखते चले जाएंगे तो उत्तर की गुणवत्ता अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा बार बार सुझाव यही रहा है कि आप उत्तर लेखन ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं दिव्या उपन्यास, ठीक है। तो दिव्या जब लिखा गया था 1945 में ये उपन्यास लिखा गया है, और पहला जो टॉपिक है वो हम दिव्या की संवेदना के बारे में बात करेंगे। अगर संवेदना को एक शब्द में अगर कहना हो तो ये मानववाद की जो संवेदना है, मानववाद से प्रेरित जो भाव है, उसी पे ये उपन्यास लिखा गया है। अब मानववाद की बात कर रहे हैं तो मानववाद है क्या, ये हमें समझना होगा। तो मानववाद क्या है? आधुनिक काल में एक विकसित विचारधारा है, जो जिसका विकास आधुनिक काल में हुआ है, जो ईश्वर व परलोक से संबंधित सभी विश्वासों को खारिज करते हुए मानव व मानव केंद्रित चिंतन को केंद्र में रखती है, ठीक है। तो मानववाद किसको केंद्र में रखेगा? मानव को। जब हम आधुनिकता की परिभाषा देते हैं, तब ये बताते हैं कि ईश्वर केंद्रित जो चिंतन है, ईश्वर केंद्रित चिंतन है, वो किस प्रकार मानव केंद्रित चिंतन में तब्दील हुआ, ठीक है। ये हम चर्चा भी करते हैं। तो अगर वो आधुनिक काल है और मानव अगर केंद्र में आ रहा है, तो वो भाव कौन सा है? वो मानववाद का भाव है। अगर दिव्या के संदर्भ में देखें तो किसी भी पारलौकिक सत्ता का दिव्या में विरोध किया गया है। ईश्वर केंद्रित चिंतन का दिव्या में क्या किया गया है? विरोध किया गया है, ठीक है। अब मानववाद के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक रूप वो होता है जो एक व्यक्ति को महत्व देता है, और एक रूप वह है जो समाज को महत्व देता है या सामाजिक हित को केंद्र में रखता है। व्यक्ति को जो महत्व देगा वो व्यक्ति को केंद्र में रखेगा, व्यक्ति को स्वायत्त रखेगा, व्यक्तिगत हित केंद्र में होगा। इसके जो समर्थक हैं वो हैं सात्र एम.एन. रॉय, ठीक है ना। जबकि जो समाज को हित देने वाले, वो समाजवादी जो विचारधारा है, वही इसका केंद्र है। तो ये व्यक्ति को स्वायत्त नहीं मानते, सामाजिक हित को केंद्र में रखते हैं, और इसके समर्थक कौन है? नेहरू और मार्क्स। तो दिव्या में आप देखेंगे तो दोनों का संतुलन साधने की कोशिश की है। क्योंकि यशपाल कौन है? मार्क्सवादी हैं, घोषित रूप से मार्क्सवादी हैं, तो इस पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, या सामाजिक हित वाला पक्ष थोड़ा मजबूत देखने को मिलेगा। मानववाद का यह वह रूप है जिसमें शोषण, दमन, वंचन आदि के विरुद्ध प्रतिरोध दर्ज किया जाता है, ठीक है। अब हमने जो समझा वो ये था कि मानववाद क्या है। अब हम बात करेंगे कि दिव्या में मानव केंद्रित चिंतन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ये पॉइंट्स ध्यान रखें। पहले
मानव की महिमा का चित्रण किया गया, मतलब मानव को केंद्र में रखा गया है। ईश्वर केंद्रित चिंतन या अलौकिक आस्थाओं पर चोट की गई है। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। दास व्यवस्था पर शोषण के हर तरीके पर चोट की गई है और धर्म की कमियों को भी उजागर किया गया है। ठीक है, मानव की महिमा का चित्रण कैसे देखने को मिलता है? कोटेशन से देखिए, मनुष्य भोगता नहीं करता है, संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा है। मतलब मनुष्य केंद्रित की बात चल रही है। समाज के केंद्र में कौन है? मनुष्य। हर चीज़ के केंद्र में कौन है? मनुष्य है। तो समाज की हर व्यवस्था मानव ने बनाई है। वह विद्रोह कर बड़े से बड़े ढांचे को भी क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। अलौकिक आस्थाओं पर भी चोट की काफ़ी सारी ऊर्जा लगाई है इन्होंने, जो अलौकिक विश्वासों के खंडन में लगाई है। मानववादी जगत की व्याख्या भौतिकवादी नज़रिए से, और अगर दर्शन के संदर्भ में देखें तो केवल एक लोकायत या चारवाक दर्शन है जो भौतिकतावादी है। यशपाल ने इस अलौकिक विश्वासों को मारिश के माध्यम से खंडन किया। काफ़ी सारे आपको ऐसे कोटेशंस मिलेंगे। वर्ण व्यवस्था का अगर देखें तो पृथुसेन के माध्यम से वर्ण व्यवस्था पर इन्होंने चोट की है। कैसे? पृथुसेन क्या है? योग्य कुशल सैनिक है, परंतु उसको दिव्या की शिविका उठाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि एक तो वर्ण अंतराल है, निम्न वर्ग से आता है। तो वर्ण व्यवस्था दिखाई गई है कि किस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी समाज में, और वर्ण अंतराल के कारण उससे दिव्या से प्रेम का अधिकार भी नहीं मिलता है। ठीक है, फिर दास व्यवस्था पर चोट की है इन्होंने। वो कैसे है कि पहले, हालांकि इस बात पर मतभेद है कि उस समय पर 1945 में जब लिखा गया तो दास व्यवस्था नहीं थी, पर जिस हिसाब से थोड़ा ऐतिहासिक आवरण में लिखी गई है तो उस टाइम पे दास व्यवस्था कोई बड़ी बात भी नहीं थी। तो यशपाल दिखाते हैं कि दासों का व्यापार वैसे ही होता था जैसे वस्तुओं का होता था। जो दिव्या है वो भी दासी बनती है, तो उस दौरान उसका क्रय विक्रय होता है। ये सब इन्होंने दिखाया है, और इसी प्रकार धर्म की कर्मियों को भी उजागर इन्होंने किया है। ठीक है, इनसे जुड़े हुए उदाहरण आप स्वयं देख लेंगे। जैसे एक दो उदाहरण मैं पढ़ता हूँ। जैसे ये है कि भाग्य का अर्थ मनुष्य की विफलता, व कर्म फल का अर्थ है कष्ट व व्यवस्था के कारण का अज्ञान। कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ के केंद्र में कौन है? मनुष्य है। आप जो बोलते हो कि भाग्य क्या तो हैं, भाग्य होगा तो मिलेगा, ये सबको वो खारिज करते हैं। वो बोलते हैं कि भाग्य का अर्थ केवल मनुष्य की विफलता है। भाग्य का अर्थ क्या है? मनुष्य की विफलता। कर्मफल का मतलब है कि वो अपने बोलते हैं ना, कर्मों का फल है ये, तो जो आप इस जन्म में भुगत रहे हो। वो बोलते हैं कि कर्मों का फल जो ये बातें करते हैं वो अपनी कष्ट और व्यवस्था जो हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके कारण की अज्ञानता है। ये कर्मफल की जो बात कर रहे हैं भद्रे, इससे अतिरिक्त भाग्य व कर्मफल कुछ नहीं है। ये मारिश दिव्या से कहलवाते हैं, है ना, मारिश दिव्या से कहते हैं, सॉरी। इसी प्रकार दास व्यवस्था के लिए भी लिखा है। जैसे जब दिव्या दासी बनती हैं तो उनका उसके दौरान एक वर्णन किया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। वे दासियाँ प्रति 18 मास पश्चात संतान उत्पन्न करती थी। प्रतुल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतान को बेचता था। अभ्यास हो जाने के कारण ये दासियाँ संतान वियोग का दुख सहज ही सह जाती। तो ये जो दास व्यवस्था की उस दौरान की स्थिति थी उसको यशपाल जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से दर्शाया है। ऐसे ये वाला कोटेशन भी आप अपने स्तर पर देख लेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक था वो था दिव्या की संवेदना क्या है, मानववाद की संवेदना है और वो किस प्रकार से व्यक्त हुई है। अगला जो टॉपिक है वो है दिव्या उपन्यास की जो नारी चेतना है, नारी के बारे में उनके क्या विचार हैं, इसके ऊपर यशपाल जी ने चर्चा की है। या ये कहें कि दिव्या में नारी को लेकर क्या दृष्टिकोण देखने को मिला है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यशपाल ने विभिन्न उपन्यासों में समाज के विभिन्न वंचित वर्गों की समस्या को उठाया है। दिव्या में नारी के प्रति प्रतिबद्ध नज़र आने के कारण वह नारी केंद्रित उपन्यास ही बन गया है। इसे नारी केंद्रित उपन्यास कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नारी से जुड़ी समस्याओं को संश्लिष्ट रूप में प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने क्या किया है, कई सारे चरित्रों के सृजन किया है। अपने विभिन्न चरित्रों के माध्यम से नारी के प्रति जो समाज के एक एक वर्ग का जो दृष्टिकोण हो सकता है ये इन्होंने बताने का प्रयास किया है। ऐसा क्यों किया है? ताकि एक संश्लिष्ट जो नारी दृष्टिकोण है उसको अपने उपन्यास में दर्शा पाते।
पात्र कौन कौन से लिए हैं, जैसे प्रेस्त है, माताल वृक्ष है, बौद्ध धर्म के माध्यम से बताया है, इनके माध्यम से नारी संबंधी दृष्टिकोण आया है। अब देखते हैं प्रेस्त और माताल वृक्ष का क्या दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में जो नारी है वो भोग्य है, भोगवादी जो नज़रिया है वो दर्शाया है कि नारी केवल पुरुषों के लिए भोग की वस्तु है। आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति में जिस प्रकार नारी का वस्तुकरण हुआ है वैसा दृष्टिकोण प्रेस्त का है। प्रेस्त पुत्र पृथुसेन को कहते हैं, पुत्र नारी जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण मात्र है। सामर्थ्यवान सफल पुरुष अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में नहीं आते। मतलब नारी को केवल भोगवादी नज़रिए से देख पा रहे हैं कि बस अगर सुख और संपन्नता है, धनी होंगे या सफल होंगे तो नारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, अर्थात उसको केवल भोग की वस्तु माना गया है। ये एक दृष्टिकोण निकला है, ठीक है। दूसरा दृष्टिकोण निकला है बौद्ध धर्म के माध्यम से। यह केवल बौद्ध धर्म का नहीं बल्कि चारवाक के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शनों का यह दृष्टिकोण है जो देखने को मिलता है। जो नारी को क्या मानते हैं, वो नारी को त्याज्य मानते हैं कि नारी को त्याग दिया जाना चाहिए। नारी क्या है, हर चीज़ में एक बाधा है। बौद्ध धर्म जो है वो तात्कालिक रूप से देखा जाए तो बहुत प्रगतिशील था, लेकिन नारी के संदर्भ में जो उनके विचार थे वो प्रतिगामी ही नज़र आते हैं। देखिए जैसे ये एक दो जो किस्से हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं या घटनाएं हैं जिनसे आपको बौद्ध धर्म की क्या विचार थे ये जानने का मौका मिलेगा। दिव्या ने प्रश्न किया बौद्ध धर्म के जो भिक्षु है उनसे, बनते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है, अर्थात बौद्ध धर्म में नारी का क्या स्थान है। भिक्षु ने धीरे से कहा, क्या देवी, भिक्षु का धर्म निर्वाण है और भिक्षु के धर्म में नारी क्या है, त्याज्य है। तो नारी को त्याग माना गया है कि उसे उसके साथ रहने के लिए मना किया गया है। ऐसे ही जब शरण लेने के लिए दिव्या जाती है बौद्ध धर्म में, तो दिव्या पूछती है कि अगर ठीक है आप बौद्ध धर्म नारी को शरण नहीं दे सकता, लेकिन तथागत ने तो आम्रपाली को तो शरण दी थी। बौद्ध धर्म का उत्तर आता है, आम्रपाली वेश्या थी जो एक स्वतंत्र नारी का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए नारी को उन्होंने क्या दी थी, आश्रय दिया था। तो ये जो नारी बौद्ध धर्म का जो नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है विसंगतिपूर्ण नज़र आ रहा है, जिसको यशपाल ने बड़े ही बारीकी से उभारा है, ठीक है। तो ये दृष्टिकोण निकल के आते हैं। एक और दृष्टिकोण निकल कर आता है वह है रुद्रधीर के माध्यम से। रुद्रधीर कौन है? रुद्रधीर के माध्यम से जो दृष्टिकोण आता है वो आता है वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुकूल दृष्टिकोण। जो वर्ण व्यवस्था और जो वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्णाश्रम का जो है कि महिला को एक कुलवधू कुल माता के रूप में रखा जाएगा या सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में रखा जाएगा, वो वाला दृष्टिकोण निकल के आया है। जो नारी को कुलवधू कुल माता के रूप में बांध देता है, नारी की भूमिका केवल वंश बढ़ाने तक सीमित कर देता है। विवाह का प्रस्ताव जब आता है तब कहता है कि देवी तुम्हारा स्थान नर्तकी वैश्या के आसन पर नहीं, तुम कुल कन्या हो, तुम्हारा स्थान कुलवधू के आसन पर है, कुल माता के आसन पर है। लेकिन दिव्या इन सबको पहचान चुकी है, तो दिव्या उत्तर भी देती है। दिव्या पूरी तरीके से समझती है कि यह जो आसन है यह सिर्फ नारी के लिए स्वतंत्र व्यक्तित्व की कीमत पर उपलब्ध होता है। अपने व्यक्तित्व का त्याग करना पड़ेगा तभी यह आसन उनको ग्रहण कर पाते हैं। जैसे उन्होंने कहा है, आचार्य कुलवधू का सम्मान, कुलमाता का आदर, वह कुल महादेवी का अधिकार। ये सब क्या है? ये सब आर्य पुरुष का प्रश्य मात्र हैं। वह नारी का सम्मान नहीं है, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। आर्य अपने सत्व का त्याग करके ही वह सम्मान प्राप्त कर सकती है। मतलब महिला जो है वो जब तक अपने आत्मसम्मान का, अपने सत्व का त्याग नहीं करेगी तब तक वो सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य दासी को क्षमा करें। तो दिव्या ने उसको नकार दिया क्योंकि वो समझ चुकी है, वो ज्ञान प्राप्त कर चुकी है कि वास्तविकता क्या है। तो ये जो दृष्टिकोण थे ये तो थे विभिन्न पात्रों के माध्यम से। एक यशपाल का खुद का भी दृष्टिकोण निकला है। जो यशपाल क्या सोचते हैं नारी के बारे में, ये इन्होंने मारिश जो पात्र है इस उपन्यास का, उसके माध्यम से दर्शाया है। ठीक है,
अब मारिश का दर्शन क्या है, पहले इस दृष्टिकोण की विशेषताएं देखेंगे, स्रोत देखेंगे। तो ये भौतिकतावादी दृष्टिकोण है, आध्यात्मिकता से रहित है और ये चारवाक दर्शन से प्रेरित है। इस दृष्टिकोण की विशेषताएं देखेंगे, नारी की पराधीनता के कारण नारी पुरुष संबंध क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि जो निर्वाण जैसे जो काल्पनिक सुख मनुष्य को सिर्फ झांसा देते हैं, नारी का उद्देश्य निर्वाण न होकर सृष्टि की प्रक्रिया में दायित्व निभाना है। मतलब सृष्टि को आगे बढ़ाने में नारी की एक भूमिका है, एकमात्र भूमिका भी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो मारिश का अंशुमाला के कथन से ये प्रमाणित होता है कि भद्रे नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र वह समाज व कुल का केंद्र है। ठीक है, फिर नारी को त्याज्य मानव प्रकृति के नियमों की उपेक्षा मानते हैं। मारिश के माध्यम से अगेन बताया है, सृष्टि की प्रक्रिया की निरंतरता के लिए नारी को आकर्षण दिया है ताकि पुरुष आकर्षित होकर सृष्टि की प्रक्रिया में योगदान दे सके। नारी को आकर्षण की वस्तु बताया है, सॉरी वस्तु गलत होगा, आकर्षित पुरुष को आकर्षण प्रदान करने वाला बताया गया है। इसको यशपाल ने रत्न प्रभा के मारिश द्वारा मूर्ति वाला जो प्रसंग है उसके माध्यम से बताया है। नारी की स्वतंत्रता उन्होंने जो दिव्या महसूस करती है कि वैश्या बन जाने के बाद में वह स्वतंत्र हो जाएगी, परंतु उनके हिसाब से यह जो वैश्या बनना है ये स्वतंत्रता ना होकर भयंकर परतंत्रता है। कैसे? भद्र वेश्या की जनपद कल्याणी की स्वतंत्रता की सार्थकता क्या ही है। एक कुल वधु एक पुरुष की भोग्य है तो जनपद कल्याणी या वेश्या संपूर्ण जनपद या समाज की तृप्ति का साधन है। तो ये भाव इन्होंने बताए हैं यशपाल जी ने। नारी की पराधीनता के कारण की मारिश ने व्याख्या भी की है कि नारी पतंत्र क्यों है। ठीक है, तो एक तो इन्होंने बताया है कि जो सभी लोग बोलते हैं कि भाई नारी और पुरुष, नारी इसलिए परतंत्र है क्योंकि जैविक रूप से अंतर पाया जाता है, लेकिन मारिश ने जो अंतर ढूंढा है वो प्राकृतिक नहीं सामाजिक अंतर बताया है कि नारी प्राकृतिक विधान से नहीं सामाजिक विधान से भोग्य है। क्यों है? क्योंकि पुरुष का प्रश्रय पाने से ही नारी परवश है, कि पुरुष के प्रश्रय में होती है इसलिए परवश है। परंतु भद्र नारी के जीवन की सार्थकता हेतु पुरुष का प्रश्रय आवश्यक है और नारी पुरुष का आश्रय भी है। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों एक दूसरे की भूमिका के बिना दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। दोनों में बैलेंस जरूरी है। नारी पुरुष का प्रश्रय है तो पुरुष भी नारी के लिए प्रश्रय है। तो इस प्रकार का जो भाव है ये इन्होंने मारिश ने अपना बताया है। तो इन्होंने अंत में व्याख्या भी की है कि नारी और पुरुष का संबंध कैसा होना चाहिए। वे नहीं मानते कि लड़ते लड़ते जो अभी चलता है, जो नारी विमर्श चलता है कि पुरुष के समान हो जाना चाहिए, है ना, कि लड़ो और पुरुष के समान आ जाओ। नारी की अभिलाषा ये भी नहीं दिखाई है कि निर्वाण जैसा सुख मिले, कुल वधु जैसा सम्मान मिले, ये सब नहीं। वो मानते हैं कि नारी का जो अस्तित्व होना चाहिए वो एक सहज व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। अधिकार और दायित्व दोनों पुरुष और नारी के समान हो, समतामूलक हो, समरसतापूर्ण संबंध हो, पुरुष व नारी एक दूसरे को आश्रय देते हुए मिलजुल कर जीवन के संघर्षों में क्या हो, सहभागी हो। तो समतामूलक समाज की जो बात हो रही है उसमें नारी और पुरुष समान होने चाहिए। तो अंतिम में यही होता है कि जब मारिश कहते हैं कि मारिश देवी को ना तो राज प्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण कर सकता है, मारिश देवी को निर्वाण का मिथ्या सुख नहीं दे सकता है, वह संसार के धूल धूसरित मार्ग का पथिक है, उस मार्ग पर देवित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है, वह आश्रय का आदान प्रदान करना चाहता है। ये है आश्रय का आदान प्रदान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए अंत में दिव्या कहती है आश्रय दो आर्य। अंत में वो किसको चुनती है? मारिश को चुनती है। तो ये कहानी है पूरी, मतलब कि जो नारी संबंधी जो दृष्टिकोण निकल कर आया है, अलग अलग हमने देखा और अंत में जो मारिश का दृष्टिकोण डिटेल में देखा, उसके माध्यम से सारे डायमेंशंस नारी दृष्टिकोण के हमारे कवर होते हैं। आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है दिव्या पर। मोटी मोटी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पर थोड़ा सा और देखेंगे इस टॉपिक को। वो है दिव्या पर मार्क्सवाद का प्रभाव। तो दिव्या यशपाल के हैं, मार्क्सवादी हैं, प्रगतिवादी हैं। घोषित रूप से वो मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं।
दिव्या में मार्क्सवाद का प्रक्षेपण अगेंस्ट स्थूल रूप में ना होकर सूक्ष्म रूप में हुआ है। स्थूल रूप में अगर कहीं हुआ है तो हुआ है दादा कामरेड, पार्टी कामरेड जैसे उपन्यासों में। मार्क्सवाद क्या है? भौतिकतावादी दर्शन है। शरीर से भिन्न आत्मा, परलोक आदि, ये अभी हम देखे थे। आधुनिकता मानववाद जो था वहीं से निकला है मार्क्सवाद, तो ये चीज़ें वहाँ पर आ गए हैं। मानव केंद्र चिंतन है ये। मार्क्सवाद समतामूलक दर्शन है। हर विषमता का विरोध करता है, हर शोषण का विरोध करता है, अर्ध अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, स्पेशली अर्थव्यवस्था का विरोध करता है। दिव्या में 2-3 विषमताएं दिखाई गई हैं दास व दासी की। इसके उदाहरण हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं। वर्णगत व जातीयता विषमता, वर्णागत वाला भी अभी देखा था, जिसमें पृथुसेन का एक कथन है, जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती क्या? तो ये वाला भाव है यहाँ पर। मार्क्सवाद के अनुसार क्या है? राज्य क्या है? राज्य विभेद को संरक्षण देने वाली इकाई है, ठीक है ना। और शोषक वर्ग का एक उपकरण है जिसके माध्यम से वो शोषण की प्रक्रिया को निरंतर कंटिन्यू कर सकते हैं या निरंतर रख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने न्याय की जो धारणा है उसके ऊपर कटाक्ष की है धर्मस्थ देव शर्मा के माध्यम से। इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं केवल यही समझ पाया कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है, तो न्याय की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। उन्होंने राज्य पर भी कमेंट किया है। मार्क्सवाद जो विवाह व्यवस्था है उस पर भी कमेंट करता है, विषमतापूलक व्यवस्था मानता है इसको। पुरुष का स्त्री पर अधिकार, स्त्री पुरुष की संपत्ति व उसके अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए उसकी संतान को जन्म दे सके, अर्थात पुरुष स्त्री पर अधिकार करना चाहता है। स्त्री पुरुष की जो संपत्ति होती है वह अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए इसलिए स्त्री को लेकर आता है व्यक्ति, ताकि वो एक पुत्र या पुत्री जो भी है उसको जन्म कर सके और फिर अपनी संपत्ति को आगे हस्तांतरित कर सके। लेकिन चाहे वो उच्च कुल की हो चाहे निम्न कुल की हो, उसकी जिम्मेदारी यही सब जगह दिखाई गई है। जैसे ये वाला दिव्या वाला कथन जो अभी हमने देखा था, ठीक है ना। तो मार्क्सवादी जो मानववादी दर्शन है वो पूरा देखने को मिलता है, जो हमने शुरू में ही देखे हैं। शुरुआत से अंत तक इसी पर चर्चा है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो ओवरऑल आप निष्कर्ष यही लिखेंगे कि जो स्थूल रूप से जो अन्य उपन्यासों में दादा कामरेड, पार्टी कामरेड जैसे उपन्यासों में मार्क्सवाद देखने को मिलता है, वो यहाँ पर सूक्ष्मता के स्तर पर देखने को मिलता है। मार्क्सवादी विचार जरूर हैं, पर मार्क्सवाद पूरे तरीके से स्थूल रूप में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो मार्क्सवादी प्रभावों के बावजूद भी आस्वादन की प्रक्रिया पूरी बनी हुई है। विचारधारा जो है मार्क्सवादी वो थोपी हुई सी प्रतीत नहीं होती है। तो ये आपका इस प्रकार से निष्कर्ष रहेगा। तो ये 3 टॉपिक थे जो आज हमें करने थे। थोड़े वीडियो बड़ा भी हो गया है, थोड़ा चीज़ों को हमने डिटेल में किया। बाकी आप अपने स्तर पर तो पढ़ेंगे ही, ये रिवीजन के वीडियोस हैं, तो रिवीजन के रूप में ही आप इसको उपयोग में लाएंगे। तो बाकी जो प्रश्न होगा आज का वो आप लिखने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ में आप कदम बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।